चौधरी की उस पुरशिकवा और कदीम हवेली की ऊंची फसलें आज एक अजीब सी सर्द महरी और हिब्बत का मंजर पेश कर रही थी। उस हवेली का जर्रा जर्रा चौधरी जयान की हकमियत और उसके रोब दबदबे का गवाह था। जयान, जिसकी उम्र बमुश्किल 25 साल थी, लेकिन उसकी माथे की शक्लें, उसकी सर्द और गहरी आंखें और उसका कसरती वजूद उसे 30 से ऊपर का और बेहद खौफनाक बनाता था। हवेली में उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता था। परिंदा पर मारना तो दूर की बात थी, लेकिन आज उस हाकमियत और खामोशी के पीछे एक और वजह थी, और वो थी हवेली के सबसे बड़े और मोतबर सतून चौधरी रब नवाज यानी दादा जान की गिरती हुई सेहत। पिछले कुछ दिनों से उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद बिस्तरे मर्ग पर लाया गया था, और मौत की आहट ने पूरे खानदान को अजीब से खौफ में मुब्तला कर रखा था। बड़े कमरे में जहाँ दादा जान लेटे थे, खानदान के तमाम अफराद सर झुकाए खड़े थे। जयान भी वहीं मौजूद था, एक खामोश चट्टान की तरह, जिसके चेहरे पर कोई जज्बा पड़ना नामुमकिन था। दादा जान ने कांपते हाथों से जैन का हाथ थामा। उनकी कमजोर लेकिन फैसला कुन आवाज कमरे की सुनाटे को चीरती हुई उभरी। मेरी सासू को कोई तबार नहीं है जैन। मैं मरने से पहले इस हवेली में तेरी दुल्हन देखना चाहता हूँ। हानिया से तेरा निकाह हो चुका है, अब मजीद इंतजार कैसा? अब रुकती होगी। मेरी आंखें बंद होने से पहले मेरी बच्ची को इस घर की इज्जत बना कर लाओ। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, ये दादा जान का आखिरी और हतमी फैसला था, जिसके आगे सरकशी की जरूरत जान समेत किसी में नहीं थी। जान ने बस एक गहरा सांस लिया और इस बात ने सर हिला दिया। उसके चेहरे की सख्ती में रत्ती बराबर कमी नहीं आई। लेकिन उसी हवेली के एक बड़े दूसरे कमरे में खड़ी हानिया के लिए फैसला किसी क़यामत से कम नहीं था। हानिया, जिसकी उम्र अभी बमुश्किल 20 साल थी और जिसकी आंखों में शहर जाकर आला तालीम हासिल करने के हज़ारों ख्वाब सजे थे, अपने कमरे की दरवाजे की ओर से ये सब सुन चुकी थी। उसके कदमों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। 6 माह पहले उसने ये निकाह महज अपनी तालीम की जिद पूरी करने के लिए एक वक्ती समझौते के तौर पर किया था। हवेली का कानून था कि कोई गैर शादीशुदा लड़की अकेली शहर नहीं जा सकती थी, और ज़यान जैसे ज़िद्दी इंसान की महमियत के बगैर ये नामुमकिन था। हानिया को लगा था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो इस कागजी रिश्ते से जान छुड़वा लेगी, क्योंकि ज़यान जैसा मगरूर इंसान भला उस जैसी अल्हड़ लड़की में क्या दिलचस्पी ले सकता था। लेकिन दादा जान के इस एक फैसले ने उसके सारे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। तालीम के अधूरे रह जाने का दुख, और ज़यान जैसे रूड, बेहिस और गसीले इंसान की बीवी बनने का खौफ, ये दोनों एहसासात उसके आसाब को बुरी तरह से कुचल रहे थे। कि ये क्या सीन है भला? अपने आंसू साफ करती वहशत ज़दा अंदाज में खुद से बुड़पड़ाई। मैं नहीं करने वाली कोई रुख्सती। इतना रूड और बदतमीज़ है वो बंदा। उसके साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, और मुझे तो अभी पढ़ना है, ढेर सारा पढ़ना है। ये निकाह तो सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए था ना। उसकी ज़हनी हालत इस वक्त एक ऐसे परिंदे जैसी थी जिसे उड़ान बढ़ने से पहले ही सोने के पिंजरे में कैद किया जा रहा हो। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी वालदा ज़ैनब अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। बेटी को रोता देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन उनके अंदाज में हमदर्दी से ज़्यादा खौफ था। कि क्या पागलपन है हानिया? ज़ैनब बेगम ने दरवाज़ा बंद करते दबी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा कि बड़े खान का हुक्म है, आगा जान का हुक्म है, और तुमने उनकी हालत देखी है। हानिया तड़प कर उठी। उसकी आंखों में बगावत थी। इनकार समझे मेरी तरफ से अम्मा। अब जानती है मैंने ये निकाह क्यों किया था। मुझे नहीं रहना इस मगरूर इंसान के साथ। ज़ैनब बेगम ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के लिए चुप कर जा लड़की। तेरी आवाज़ मर्दान खाने तक चढ़ेगी तो क़यामत आ जाएगी। सबका यही फैसला है, और अब तुझे भी ये चुप करके तैयार होना पड़ेगा, वरना याद रखना, ज़ैन के गुस्से से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। माँ के मुंह से ज़ैन का नाम सुनकर हानिया के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। लेकिन उसकी जिद और जुनून इस कदर शदीद था कि वो माँ के जाने के बाद भी सुकून से न बैठ सके। उसने फैसला किया कि वो खुद इस मसले को हल करेगी। वो जानती थी कि ज़ैन अगर चाहे तो दादा जान को मना सकता है, वो अपनी अना और हाकमियत के जोर पर रुख्सती को रुकवा सकता है। यही सोचकर हानिया ने दुपट्टा सर पर अच्छे से लिया और मर्दान खाने से मुल्हका ज़ैन के खास कमरे की तरफ चल दी। हवेली के उस हिस्से में औरतों का आना जाना कम ही होता था, लेकिन उस वक्त
ہانیہ کے سر پر پڑھائی کی ضد سوار تھی. اسے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا. اندر کا ماحول حد سے زیادہ سرد تھا. کمرے کی مدھم روشنی میں زیان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا. اس کی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھی. دروازے کی آواز پر اس نے اپنی تیز کاٹدار نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا. ہانیہ کو وہاں دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا، لیکن وہ خاموش رہا، جیسے اسے بولنے کی زحمت دینے کے بجائے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا ہو. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا. زیان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی گہری سیاہ آنکھیں ہانیہ کے چہرے پر گاڑ دی. عورتوں کے اس حصے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو. جو کہنا ہے جلدی کہو اور نکلو یہاں سے. اس کا لہجہ اتنا روڈ اور پاٹدار تھا کہ ہانیہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن پھر اس نے ہمت مجتمع کی اور بولی کہ جو رخصتی کا فیصلہ ہوا ہے نا، آپ اسے روک دیں. آپ دادا جان سے کہتے کہ آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے. آپ کو تو ویسے بھی مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نا. ہمارا نکاح تو صرف میری پڑھائی کے لیے ہوا تھا نا. میں یہ رخصتی اب نہیں مانتی. کمرے میں چند لمحوں کے لیے ایک بھیانک خاموشی چھا گئی. زیان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قدموں کی چاپ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے لگی. وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کا لمبا چوڑا وجود ہانیہ کے چھوٹے سے سراپے پر ایک سایہ سا ڈال رہا تھا. تمہاری پڑھائی کے لیے؟ زیان کی آواز میں خطرناک قسم کا طنز تھا. اسے ہانیہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ چوہدری زیان نے اپنا نکاح صرف اس لیے کیا کہ ایک ضدی اور بیوقوف لڑکی کو شہر جا کر کتابیں پڑھنے کا شوق چڑھ گیا تھا؟ تم اپنی اوقات بھول گئی ہو ہانیہ. چودھریوں کا نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے جسے جب دل چاہا کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑ دیا جائے. ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو پھر آپ نے تب کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس رشتے کو مانتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے تھے. ہر وقت غصہ، ہر وقت روپ. میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ. میں مر جاؤں گی لیکن دلہن نہیں بنوں گی. انکار کر دے آپ، ورنہ میں خود سب کے سامنے کہہ دوں گی کہ میں یہ رخصتی نہیں چاہتی. ذہن کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا. اسے اچانک ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کا بازو اس قدر مضبوطی سے تھما کہ ہانیہ کے منہ سے درد کی ایک مدھم سی چیخ نکل گئی. اس نے ہانیہ کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا. ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا. زیان کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. اگر تم نے اپنی زبان سے دادا جان کے سامنے یا کسی اور کے سامنے ایک لفظ نکالا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو میری منقوہ ہو، میری عزت ہو، اور میری عزت میرے گھر میں ہی رہے گی. یہ رخصتی کل ہی ہوگی. جاؤ اور جا کر چپ چاپ کل کی تیاری کرو، ورنہ مجھے اپنا حکم بنوانا بہت اچھے سے آتا ہے. ہانیہ درد اور خوف سے کانپنے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر زیان کے ہاتھ پر گرے. چھوڑ دو مجھے، درد ہو رہا ہے. آپ ایک ظالم اور بے حس انسان ہیں. زیان نے اس کی آنکھوں میں موجود بغاوت اور خوف کے اس امتزاج کو دیکھا. اس کی گرفت بازو پر ہلکی ہوئی، لیکن اسے چھوڑا نہیں. ظالم تو میں ہوں ہانیہ، اور اب اس ظالم کے ساتھ جینے کی عادت ڈالو، کیونکہ اب شہر کی یونیورسٹی کے بجائے تمہارا ٹھکانہ میرا کمرہ ہوگا. اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ مزید بے قابو ہو جائے. اس نے ہانیہ کا بازو چھوڑ دیا اور پیٹھ پھیر لی. ہانیہ روتی ہی رہی، اپنے خوابوں کو ٹوٹتا محسوس کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی. وہ جان گئی تھی کہ اب اس حویلی کی دیواریں اور زان کی حاکمیت سے اس کے فرار ممکن نہیں ہے. وہ کمرے میں آ کر پھر سے رونے لگی. لیکن تھوڑی دیر بعد خاندان کی عورتیں اور کزنز نے کمرے پر دہاوا بول دیا. حویلی میں ہلہ گلہ ہونے لگا. دادا کی خواہش کا احترام کرتے کسی نے ہانیہ کی اداسی پر توجہ ہی نہیں دی. اسے نئے کپڑے، ڈھیروں جویلری اور میک اپ کا بہت سامان ملا. کزن نے پھر چھیڑنا شروع کر دیا، ارے واہ ہانیہ، زیان بھائی تو بڑے چھپے رستم نکلے. دیکھو تمہارے لیے کتنے قیمتی سامان خود پسند کر کے بھیجے ہیں. لڑکیوں کی ان باتیں، ماحول کی گہما گہمی اور اس بے پناہ پروٹوکول نے ہانیہ کے دماغ پر ایک عجیب سا اثر کیا. وہ وقتی طور پر اپنی تلخی اور زیان کا روڈ پن بھولنے لگی. جب وہ تیار ہوئی اور سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے تو اس کے اندر چھپی ایک اہم سی لڑکی جاگ اٹھی جو اپنی تعریف پر خوش ہوتی تھی. خود کو آئینے میں دیکھتی اور مسکراتی. کل رات کی دھمکی اور زیان کا غصہ جیسے کہ پیچھے رہ گیا تھا. اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید سب کچھ اتنا بھی برا نہیں. کم از کم سویری کی سب سے طاقتور
عورت بننے جا رہی تھی۔ چودھریوں کی اس پرشکوہ حویلی کی بنیادیں جتنی گہری اور مضبوط تھی، وہاں کے رسم و رواج اور روایات بھی اتنی آہینی اور ناقابل تسخیر تھی۔ یہ حویلی محض اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں قانون صرف چودھریوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے تھے۔ اس ریاست کا سب سے بڑا ستون اور حتمی فیصلہ ساس چودھری رب نواز تھا، جسے پورا علاقہ دادا جان یا بڑے خان کے نام سے جانتا تھا۔ ان کی ایک کھنکار پر حویلی کے در و دیوار لرز اٹھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی ڈھلتی عمر نے حویلی کی ایک باغ ڈور ایک ایسے نوجوان کے ہاتھوں میں دے دی جس کی روگوں میں چودھریوں کا غرور اور رونت اور غصہ اپنے عروج پر تھا۔ وہ نوجوان چودھری زیان تھا، زیان جو بڑے خان کے بڑے اور مرحوم بیٹے چودھری شاہ نواز کے اکلوتا وارث تھا۔ زیان نے ہوش سنبھالتے اپنے باپ کا سایہ سڑتے اٹھتا دیکھا، جس نے اسے وقت سے پہلے ایک سخت گیر، بے رحم اور سرد مزاج انسان بنا دیا۔ 25 سال کی عمر میں وہ اس حویلی کا، زمینوں کا اور پورے خاندان کا بلا شرکت غیر حاکم بن چکا تھا۔ اس کا قد کاٹ، کسرتی جسم، چوڑی پیشانی جس پر ہر وقت ایک بل تنا رہتا تھا، اس کی گہری سیاہ آنکھیں جس میں جھانکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اسے اپنے ہم عمروں سے کہیں زیادہ پروقار اور خوفناک بناتے تھے۔ زان کی حاکمیت کا یہ عالم تھا کہ مردان خانے سے لے کر حویلی کے اندرونی حصے تک اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مزاج اتنا غصیلا اور ضدی تھا کہ اگر وہ دن کو رات کہتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سورج کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ حویلی کے ملازمین تو دور، خود اس کے اپنے چچا اور ہانیہ کے والد چودھری گل نواز بھی اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے سے کتراتے تھے۔ چودھری گل نواز ایک درویش صفت اور خاموش طبع انسان تھے، جو حویلی کے معاملات سے زیادہ اپنی زمینوں اور گوشہ نشینی تک محدود رہتے تھے۔ اسی لیے ان کی بیٹی ہانیہ حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک باغی پرندے کی طرح پروان چڑھی تھی۔ ہانیہ، جس کی عمر ابھی بمشکل 20 سال تھی، حویلی کی تاریخ اور روایتی ماحول میں ایک روشن کرن کی طرح تھی۔ وہ بے حد خوبصورت، الہڑ اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں روایات کی زنجیروں سے آزاد ہو کر آسمان پہ اڑنے کے خواب سجے تھے۔ جہاں حویلی کی دوسری لڑکیاں زیورات اور کپڑوں میں اپنی دنیا تلاش کرتی تھی، وہی ہانیہ کی دنیا اس کی کتابیں تھی۔ اسے پڑھائی کا، شہر جا کر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کا ایک ایسا پاگل پن حد تک جنون تھا جو اس حویلی کی دیواروں سے بغاوت کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کا قانون ایک بیٹی کے لیے کتنا سخت ہے۔ یہاں لڑکیوں کی تعلیم صرف اتنی ہی ضروری سمجھی جاتی ہے جتنا وہ خط لکھ اور پڑھ سکے، لیکن ہانیہ کا خواب اس حویلی کی دہلیز پار کر کے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں قدم رکھنا تھا۔ اس کا یہ خواب اس دن ایک طوفان بن کر حویلی میں ٹکرایا جب اس کا یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر آیا۔ وہ دن اس حویلی کا تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز دن تھا۔ دادا جان نے اس خط کو دیکھتے صاف انکار کر دیا اور ہانیہ کے والد کو سختی سے تنبیہ کی کہ چودھریوں کی عزت ہے کے لیے شہر جا کر ہاسٹلز میں دھکے نہیں کھاتے۔ ہانیہ نے اس فیصلے کی خلاف وہ بغاوت کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ کئی دن تک اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس کی ضد اور آنسوؤں نے حویلی کے بزرگوں کو ایک درمیانی راستہ نکالنے پر مجبور کیا، اور وہ درمیانی راستہ ایک ایسی شرط تھی جس نے ہانیہ کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ دادا جان کا فیصلہ تھا کہ حویلی کی کوئی غیر شادی شدہ لڑکی اکیلی شہر نہیں جا سکتی۔ اگر ہانیہ کو پڑھنا ہے تو اس کے سر پر کسی ایسے محرم کا سایہ ہونا چاہیے جس کے نام کے خوف سے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور اس حویلی میں چودھری زیان سے زیادہ خوفناک اور روبدار کون تھا؟ جب یہ فیصلہ مردان خانے میں سنایا گیا تو زیان وہاں موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے دادا جان کی بات سنی۔ اس کی سرد آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے ہانیہ کی زندگی کا فیصلہ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہو۔ اس نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا، بلکہ اپنے مخصوص اکھڑ انداز میں صرف اتنا کہا، اگر بڑے خان کا یہ فیصلہ تو مجھے منظور ہے، لیکن میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ میری مرضی کے تابع ہوگی۔ 6 ماہ قبل اسی حویلی کے بڑے ہال میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ وہ منظر ہانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ صورت جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بغاوت لیے بیٹھی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت مانگی تو اس کے کانپتے ہونٹوں سے بامشکل قبول ہے نکلا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی نظریں اپنے سامنے بیٹھے زیان پر تھی، جو انتہائی سرد مہری اور تمکنت کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ زیان کی آنکھوں کی وہ چبھن ہانیہ کو آج بھی یاد تھی۔
اسے لگتا تھا کہ یہ نکاح ایک زبردستی کا سودا ہے، ایک ایسا کاغذی رشتہ جو صرف اسے شہر جانے کی اجازت دلوانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ہانی کی یہ سب سے بڑی خام خیالی تھی کہ چودھری زین جیسا مغرور انسان، جس کے ایک اشارے پر حویلی کی ہر چیز حرکت میں آ جاتی تھی، اس جیسی ایک ضدی لڑکی کے ساتھ محض ایک سمجھوتے کے تحت بندہ رہ سکتا تھا۔ ہانیہ کو لگتا تھا کہ جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اس کاغذی رشتے کو پھاڑ کر پھینک دے گی اور ذہن بھی اسے آسانی سے آزاد کر دے گا، کیونکہ ان 6 مہینوں میں ذہن نے کبھی اس پر اپنا حق جتانے یا اس سے بات کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی جاتی تو ذہن کے ایک خاص کارڈ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے، اس کی ہر حرکت پر ذہن کی کڑی نظر ہوتی، لیکن وہ خود کبھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ ہانیہ اب ذہن کی بے حسی اور اس رشتے سے لا تعلقی سمجھتی رہی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ چودھری ذہن جس چیز پر اپنا نام لکھ دیتا ہے اسے پھر کسی اور کی نظر سے چھپانے کا جنون رکھتا ہے۔ ذہن کی خاموشی بے حسی نہیں بلکہ ایک ایسی حاکمیت تھی جو وقت آنے پر ہانیہ کو یہ بتانے والی تھی کہ اب وہ صرف چودھری ذہن کی منقوہ ہے، اس کی عزت اور اس کی ملکیت۔ ہانیہ کا بچپنا، اس کی معصومیت، اس کی یہ سوچ کہ وہ اپنی مرضی سے اس رشتے کو ختم کر دے گی، اس وقت چکنا چور ہو گئی۔ جب دادا جان کو ہارٹ اٹیک آیا، انہوں نے فوراً رخصتی کا حکم سنا دیا۔ ہانیہ جو اس رشتے کو وقتی سمجھ رہی تھی، اچانک خود کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری بغاوت ذہن کی اس ایک دھمکی کے آگے دم توڑ گئی جو اس نے رخصتی سے ایک رات پہلے ہانیہ کو اس کے بازو کو دبوچ کر دی تھی۔ ذہن نے اسے واضح کر دیا تھا کہ اس کی عزت ہے اور چودھریوں کی عزت گھروں میں ہی رہتی ہے۔ ہانیہ کی نفسیات بری طرح الجھ چکی تھی۔ ایک طرف اس کا ٹوٹتا ہوا خواب تھا اور دوسری طرف ذہن نامی وہ مضبوط اور غسیلہ حصار تھا جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ذہن آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ اسے صرف اس لیے قید کر رہا ہے کہ اس کی منقوہ ہے، یا اس سرد اور روڈ انسان کے سینے میں بھی کوئی دل دھڑکتا ہے؟ لیکن ہانیہ کے پاس ان سوالوں کے جواب کا سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ حویلی میں مہندی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور ہانیہ چونکہ اندر سے خوف زدہ اور ٹوٹی ہوئی تھی، باہر سے خوش باش دلہن کا روپ دھارنے پر مجبور تھی۔ اس کی کزنس اور حویلی کی عورتیں اس کی خوبصورتی اور اس کے نصیب پر رشک کر رہی تھی کہ وہ چودھری ذہن کی دلہن ہے، لیکن ہانیہ کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے شیر کی کچھاڑ میں قدم رکھنے جا رہی تھی جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواب باقی نہیں رہے گا۔ اس کا تعلیم کا جنون، اس کی آزادی کی خواہش، سب کچھ جان کے اس حاکمیت کی بھین چڑھنے والا تھا جس کا سایہ اب اس کی پوری زندگی پر پڑنے والا تھا۔ حویلی کا اندرونی حال آج روشنیوں اور کہکوں سے رنگوں کا سیلاب بنا ہوا تھا۔ عورتوں کے اس مخصوص حصے میں آج کسی مرد کا گزر نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لڑکیاں اور عورتیں اپنی تمام تر روایتی پابندیوں کو بھول کر مہندی کی اس تقریب میں مگن تھی۔ بیچ ہال میں رکھی بڑی سی ڈھولک اور 2 کزنز مسلسل تھاپ دے رہی تھی، اور ان کے ساتھ گائے جانے والے روایتی گیتوں نے ہال میں ایک عجیب سا سحر طاری کر رکھا تھا۔ ہانیہ، جس کا دل کچھ گھنٹے پہلے تک خوف، بغاوت اور اپنے ٹوٹے خوابوں کے ماتم کی اماگاہ بنا ہوا تھا، اب اس حویلی کے طلسم میں مکمل طور پر وہ کھو چکی تھی۔ انسان کی نفسیات بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، جب وہ مسلسل ذہنی دباؤ اور اذیت کا شکار ہوتا ہے تو دماغ خود کو بچانے کے لیے کسی بھی وقتی خوشی یا سیراب کو حقیقت مان لیتا ہے۔ ہانی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ زرد رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں ملبوس، ماتھے پر سجے جھومر اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں پہنے، وہ اس وقت حویلی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ لڑکیوں کی مسلسل تعریفیں، اسے ملنے والے بے پناہ پروٹوکول اور اس ہلے گلے نے اس کے اندر کی اس ڈرے ہوئے پرندے کو کچھ پل کے لیے سلا دیا تھا جو زیان کے نام سے ہی پھڑ پھڑانے لگتا تھا۔ وہ بول چکی تھی کہ وہ کس کی منقوہ ہے اور کل اسے کس حاکم کے کٹہرے میں پیش ہونا ہے۔ اس کے اندر کی الہڑ 20 سالہ لڑکی نے بغاوت کا ایک نیا مگر معصوم راستہ چن لیا۔ جب ڈھولک کی تھاپ تیز ہوئی اور کزنس نے ڈانس کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع کیے تو ہانیہ مسلسل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی حرکت پر ہال میں ایک لمحے کے لیے حیرت پھیلی، کیونکہ چودھریوں کی دلہن یوں سب کے سامنے نہیں ناچتی تھی۔ میں کروں گی ڈانس۔ ہانی کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک اور بے فکری تھی۔
उसने अपना बाहरी दुपट्टा एक तरफ किया और मुस्कुराते हुए ढोलक बजाने वालों की तरफ देखा। ढोलक जरा और तेज बजाओ, आज मेरी मेहंदी है। उसके अंदाज में लड़कियों ने तालियां बजाकर शोर मचाया और ढोलक की थाप अचानक बदल गई। हानिया ने अपने लहंगे को हल्का सा ऊपर उठाया, फिर उसके कदमों ने वो रक्स शुरू किया जिसने देखने वालों की सांसें रोक दी। वो रवायती मगर बेहद दिल फरेब डांस कर रही थी। उसके हर ठुमके, उसके घूमने पर लहंगे की घेर के फैलने और उसके चेहरे पर मौजूद उस बेसाख्ता हंसी ने उसे वाकई एक अप्सरा बना दिया था। वो डांस नहीं कर रही थी, वो दरअसल अपने अंदर की उस घुटन, उस ज़हनी अज़ियत और उस खौफ को निकाल रही थी जो पिछले कई दिनों से उस पर मुसल्लित था। वो खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी, बिल्कुल आज़ाद। लेकिन उस आज़ादी की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ने वाली थी, इसका उसे रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं था। उसी हुजूम में खड़ी उसकी एक कज़न सिला हसद और जलन की आग में बुरी तरह झुलस रही थी। सिला की नज़रें हानि के खूबसूरत वजूद और उसके चेहरे की चमक को एक जहरीली नागन की तरह डस रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर उस अल्हड़ और जिद्दी हानिया में ऐसी क्या खास बात है जो सरदार ज़ियान चौधरी जैसा ताकतवर और रूपदार इंसान उसके हिस्से में आ गया। ज़ियान ने उसका इंतखाब क्यों किया? सिला का हसद उस वक्त अपने अरूज पर पहुंच गया जब हानिया ने घूमते हुए दिलकश पोज बनाया और सब लड़कियां उस पर सदकी वारे जाने लगी। सिला से ये बर्दाश्त न हुआ, उसके अंदर की शैतानियत जाग उठी। उसने खामोशी से अपना मोबाइल निकाला और हानिया की उस बेखुद रक्स की एक मुकम्मल वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसका इरादा खतरनाक था। वो हानिया को जान की नज़रों में इस कदर गिराना चाहती थी कि जान आज ही उसे अपने नाम से अलग कर दे। सिला ने वो वीडियो अपने एक कज़न को सेंड कर दी जो उस वक्त मर्दान खाने में मौजूद था। साथ ही एक तंजिया मैसेज भी लिखा, देखो जयान की होने वाली बीवी के लक्षण। हवेली के बैरूनी हिस्से यानी मर्दान खाने में इस वक्त हुक्के का धुआं, भारी मर्दाना आवाज की गूंज और कहके बिखरे हुए थे। चौधरियों के तमाम मर्द दोस्त और रिश्तेदार वहां मौजूद थे। सरदार जयान चौधरी एक बहुत बड़े सोफे पर टांग रखे हुए था और इंतहाई शाहाना और रूपदार अंदाज में बैठा था। उसके चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी और पेशानी पर हल्का सा बल था जिसकी पहचान था। उसने स्याह रंग का शलवार कमीज पहन रखा था जिस पर उसकी कसरती जसामत और चूड़ी छाती वाजिया थी। महफिल अरूज पर थी कि अचानक उस कजन का मोबाइल बजा। उसने लापरवाही से फोन निकाला और वीडियो प्ले की। वीडियो देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होंठ पर एक गलीज सी मुस्कुराहट उभरी, वो खुद पर काबू न रख सका। उसके अंदर का मर्दाना तकब्बुर और कमीनगी जाग उठी। वो फोन हाथ में लिए सीधा जान के सोफे के पास आया और उसने स्क्रीन जान के चेहरे के सामने कर दी। ओए हुए जान यार, मान गया तेरी किस्मत को। क्या कमाल ठुमके लगा रही है तेरी होने वाली बीवी। यार कितना मस्त फिगर है उसका, कसम से आग लगा दी उसने। उस कजन की जुबान से निकलने वाले ये खलीस और बेहुदा अल्फाज मर्दान खाने के सोनाटे में एक बम की तरह फटे। जैन की गहरी और पुरसुकून आंखें जो एक लम्हा पहले तक नॉर्मल थी, स्क्रीन पर अपने मनकूहा को यूं गैरों के सामने नाचते और किसी गैर मर्द की जुबान से उसके जिस्म की तारीफ सुनते जैसे खून से भर गई। जहन का दिमाग सुन हो गया। उसके अंदर मौजूद वो जागीरदार, वो हाकिम और वो गैरतमंद मर्द जिसकी मलकियत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, बुरी तरह बिछड़ गया। हानिया उसकी इज्जत थी, उसकी चादर थी, और आज उसकी चादर सरेआम यूं उछाली गई थी। ये एक गैर मर्द उसके जिस्म की खुद उखाल पर तबसरा कर रहा था। जान की रगें तन गई। उसका जबड़ा इस कदर सख्ती से भींचा कि कड़कड़ाहट की आवाज आई। उसे एक सेकंड भी जाए के बगैर उस कजन के हाथ से वो मोबाइल खींचा और पूरी ताकत से सामने दीवार पर दे मारा। मोबाइल के परखचे उड़ गए और शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जान एक भूखे और जख्मी शेर की तरह उस पर चिपटा। उसने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। तेरी ये जुबान और तेरी ये आंखें नोच लूंगा मैं खंजीर। तूने किस जुर्रत से मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा? जहन की दहाड़ से पूरा मर्दान खाना लर्ज उठा। उसके मुक्कों और लातों ने इस कजन का हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया। वहां मौजूद तमाम मर्दों में अफरा तफरी मच गई। हाथापाई इस कदर शदीद थी कि जान किसी के रोक के नहीं रुक रहा था। उसकी आंखों में वहशत थी और वो उसे जान से मारने पर तुला हुआ था। खानदान के बुजुर्गों, जान के दोस्तों और मुलाजमीन ने मिलकर बड़ी मुश्किल से
जान को उससे दूर किया। जान का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी सांसें ढूंढने की तरह चल रही थी और आंखों से जैसे शौले निकल रहे थे। उसने अपना बिखरा हुआ गिरबान दुरुस्त किया और बगैर किसी की तरफ देखे गुस्से से पैर पटकता अंदरूनी हवेली यानी औरतों के हिस्से की तरफ बढ़ा। वरदान खाने में एक मौत का सा सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि आज हवेली में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, किसी की जान जाने वाली थी। जहान के कदमों की थमक उसके अंदर चलने वाले जलजले की गवाही दे रही थी। वो सीधा उस हॉल की तरफ गया जहां से ढोलक और गीतों की आवाजें आ रही थी। हवेली का ये असूल था कि कोई मर्द बिना इजाजत या खनखारे औरतों के हिस्से में नहीं आता था। लेकिन आज जान की गैरत और उसके गुस्से ने सारे असूल, सारे लिहाज जलाकर राख कर दिए थे। वो एक हीबतनाक तूफान की तरह हॉल के बड़े दरवाजे से टकराया और एक जोरदार धक्के से खोल दिया। दरवाजा दरवाजे दीवारों से टकराकर एक भयानक आवाज पैदा कर गया, जिसने हॉल के अंदर मौजूद हर हंसी, हर गीत और ढोलक की हर थाप को मौत जैसी खामोशी में बदल दिया। हॉल में मौजूद दर्जनों औरतें और लड़कियों की सांसें हलक में अटक गई। जिसकी जहां हरकत थी वो वहीं मुंजमद हो गई। सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े उस हौलनाक वजूद पर जम गई, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी और जिसके चेहरे की वहशत बता रही थी कि वो आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हानिया, जो अभी तक हॉल के बीचों बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी, जान के उस रूप को देखकर उसके कदमों तले से जैसे जमीन गायब हो गई। उसकी हंसी उसके होंठों पर ही जम कर रह गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। जान की अकाब जैसी नजरों ने सैकड़ों में से एक अपने शिकार को ढूंढ लिया था। वो भारी कदमों से चलता हानिया की तरफ बढ़ा और उसके हर कदम के साथ हानिया की जान निकल रही थी। किसी माँ, किसी कजन, किसी बुजुर्ग औरत की जुर्रत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर जान को रोकती या उससे पूछती कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सिला दूर खड़ी एक पुरशोक और खबीस मुस्कुराहट के साथ ये सब देख रही थी। उसे यकीन था कि जान आज सबके सामने हानिया को तलाक देकर हवेली से निकाल देगा और हानिया की सारी अकड़ खाक में मिल जाएगी। जान हानिया के बिल्कुल सामने आकर रुका। हानिया ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जान का फौलादी हाथ बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने हानिया की मेहंदी लगी कलाई को इस कदर बेदर्दी और मजबूती से दबोचा कि हानिया के मुंह से दर्द की चीख निकलते निकलते रह गई। जान ने उसे एक जोरदार झटके से अपनी तरफ खींचा। हानिया का नरम नाजुक वजूद उसके सख्त सीने से टकराया। एक लम्हे के लिए जान की गर्म और गुस्से से भरी सांसें हानिया के चेहरे को झुलसा गई। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने जिस्म के हिस्सों को गैरों के सामने हिलाने का। जान की आवाज इस कदर सर्द, जहरीली और खतरनाक थी कि हानिया की रूह तक काम गई। उसे हानिया की आंखों में बराह रास्त दिखते हुए दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें नाचने का, तो चलो आज रात तुम्हारे तुम्हारे इस रक्स को, तुम्हारे इस ठुमके लगाने का सारा बोझ मैं अपने कमरे में जाकर उतारता हूँ। हानिया के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका एक मासूम सा रक्स उसके गले का ऐसा होलनाक तोक बन जाएगा। जयन, छोड़े मुझे, ये दर्द हो रहा है। हानिया की आवाज बमुश्किल उसके हलक से निकली। उसे अपना बाजू छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारे। उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे, लेकिन जयान की गिरफ्त किसी आहीनी शिकंजे की तरह मजीद मजबूत होती जा रही थी। उसने एक नजर हॉल में खड़ी सब औरतों पर डाली। उसकी आंखों की वहशत देखकर सबने नजरें झुका ली, बगैर किसी और की तरफ देखे, बगैर किसी लिहाज के। जान हानिया को इस तरह कलाई से घसीटता हॉल से बाहर अपने खास कमरे की तरफ ले जाने लगा। हानिया रो रही थी, ठोकरें खा रही थी। उसका भारी लहंगा उसके कदमों में उलझ रहा था, लेकिन जान को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। वो उसे एक मुजरिम की तरह घसीट रहा था। सिला का मजीद मुंह हैरत से खुला रह गया। तलाक तो दूर की बात, जान ने उसे किसी और को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया था और वो सीधा अपनी कमरे की तरफ लेकर गया था। जान ने अपने कमरे का भारी दरवाजा एक लात मार कर खोला, हानिया को अंदर धकेला और फिर अंदर से दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। के अंदर का माहौल कब्र की तरह तारीक और खौफनाक था। हानिया लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी वक्ती खुशी आंसुओं में बह गई। वो फर्श पर बैठी अपने घुट्टों में सर दिए फूट फूट कर रो रही थी, जब गजान दरवाजे से टेक लगाए अपनी आस्तीनें फोल्ड कर रहा था।
उसकी नज़रें हानिया के वजूद पर गड़ी हुई थी और उन नज़रों में एक ऐसा तूफान पड़ रहा था जो आज रात हानिया की सारी जिद, उसका सारा जुनून और उसका गुरूर बसम कर देने वाला था। कमरे में छाई ये भयानक खामोशी इस बात का ऐलान कर रही थी कि अब फैसला सिर्फ हाकिम का होगा और मुजरिम को सजा भुगतनी ही पड़ेगी। हानिया का दिल सूखे पत्ते की तरह लड़ रहा था। वो जानती थी कि जब उस गजीले खान को पेश आता है तो वो कुछ नहीं सुनता। उसकी हाकमियत के आगे बड़े बड़े जमींदार सर झुका लेते थे, लेकिन वो नादान लड़की ये नहीं जानती थी कि जान अंदर से पत्थर नहीं था। वो एक ऐसा मर्द था जो बाहर से अपने असूलों, अपनी जगीर और अपनी रवायत की सख्त के पहरेदार था, लेकिन अंदर से वो उसी मनकूहा के लिए एक अजीब सी नरमी रखता था जिसे उसने 6 माह पहले एक खामोश मुआहदे के तहत अपने नाम से मंसूब किया था। उसका सारा गुरूर शहर जाकर पढ़ने की वो पागलपन वाली जिद और थोड़ी देर पहले को वो बेखुद कर देने वाला रक्स, सब कुछ जान के उस पुरजलाल वजूद के आगे रेत की दीवार की तरह ठे चुका था। वो घुटनों के बल बैठे अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां कमरे के सर्द सोनाटे को चीर रही थी। उसे लग रहा था कि अब ज़ियान उस पर हाथ उठाएगा, उसे कोई सख्त जिस्मानी सजा देगा, या वो सब करेगा जो एक बिछड़ा हुआ जागीरदार अपनी नाफरमान बीवी के साथ करता है। लेकिन ज़ियान अपनी जगह चट्टान की तरह साकित खड़ा था। उसने हानिया के उस कांपते और सिसकते और जमीन पर बिखरे सर्द वजूद को देखा तो उसके अंदर दहकता हुआ गुस्से का लावा एकदम जैसे ठंडा पड़ने लगा। वो गसीला जरूर था, अपनी बात मनवाने वाला, अड़ियल और जिद्दी खान भी था, लेकिन कोई जालिम दरिंदा नहीं था जो एक डरी हुई सहमी हुई लड़की पर इतना जोर अजमा और जिस्मानी अजियत का निशाना बना था। उसने एक गहरा सांस लिया ताकि अपने अंदर के उस तूफान और गैरत की उस आग को काबू में रख सके जो कि मर्दान खाने में लगी थी। वो हानिया के करीब आया, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। रो मत। जैन की आवाज़ कमरे में गूंजी। ये आवाज़ ऊंची और कान फाड़ देने वाली नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी काट, ऐसी सर्द मेरी, ऐसी हकमियत थी कि हानिया की सिसकियां फौरन हालत में अटक गई। हानिया ने डरते डरते नजरें उठाकर जैन को देखा। उसकी आंखों में आंसू का वो समंदर था और चेहरे पर मौत का सा खौफ, जिसे वो किसी जल्लाद के जैसे सामने बैठी हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने आज क्या किया हानिया? जैन ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए। उसकी गहरी स्याह नजरें हानिया के उतरे हुए चेहरे पर गड़ी हुई थी। तुम चौधरियों की इज्जत हो, मेरी मनकुआ हो, और मेरी इज्जत जब गैर मर्दों के मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पर एक तमाशे की तरह चलेगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं खामोश खड़ा तमाशा देखूंगा? तुम्हारी वो वीडियो मर्दान खाने तक पहुंच गई थी। मेरे ही दस्तरखान पर बैठने वाले मेरी ही इज्जत पर, तुम्हारे जिस्म पर तबसरे कर रहे थे। तुमने मेरी गैरत को किस तरह सरे बाजार उछाला, इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। ये हवेली है, कोई शहर का क्लब नहीं जहाँ तुम बेदहानी में ऐसे कदम उठा लो और कोई तुम्हें कुछ ना कहे। हनिया का रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसे मालूम ही नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुंच चुका है। उसे लगा था कि शायद जानने से सिर्फ औरतों के बीच इस हालत में देख लिया था, लेकिन ये सुनकर उसकी वीडियो मर्दों तक पहुंच गई है। वो शर्म और नदामत से जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मुझे मुझे नहीं पता था। हनिया की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। वो मुश्किल अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरते बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सब वहाँ कज़न थी तो मैंने भी, मुझे नहीं मालूम था कि कोई मेरी वीडियो बना लेगा और वहाँ तक पहुँचा देगा। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, आइंदा कभी कभी ऐसा नहीं होगा। उसके आंसू दोबारा तेजी से बहने लगे। जान ने उसकी मासूम और उसकी बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में एक गहरा दुख महसूस किया। वो जानता था कि हानिया ने ये सब किसी बुरी नीयत से नहीं किया था। वो तो बस एक नादान लड़की थी जिसे उस हवेली की गलीज सियासत और यहाँ मौजूद हासिदों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन ज़ियान उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि उसकी गलती मामूली थी। मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों और नादानियों की सज़ा आज ही तुम्हें दे सकता था हानिया। ज़ियान की आवाज़ में एक पुरस्रार सी संजीदगी आ गई थी। उसने अपने लहजे को मजीद सर्द और बावकार बना लिया। लेकिन मैं जानता हूँ कल हमारी रुखसती है, आज मेरी मेहंदी की रात है, और मैं अपने ही घर में अपने दादा जान की बीमारी के दौरान कोई ऐसा तमाशा नहीं बनाना चाहता जिससे इस हवेली की इज्जत मजीद खराब हो और लोग बातें बनाए। मैं तुम्हें मारने या तुम पर हाथ उठाने वाला कोई वहशी इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हक और अपना गुस्सा वसूल करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
हानिया ने हैरत और डर के मिले जुले तासुरात के साथ जान की तरफ देखा। क्या वो वाकई उसे माफ कर रहा था? जान थोड़ा सा आगे झुका। उसकी आंखें हानिया की आंखों में बराह रास्त झांक रही थी। आज की रात मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। जाओ और जाकर कल के दिन की तैयारी करो, लेकिन याद रखना, आज जो कुछ तुमने गैरों के सामने ये सब किया है, उसका सारा हिसाब, उसका सारा बदला मैं कल रात लूंगा। कल जब तुम मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनकर आओगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी मनकुआ होने का असल मतलब क्या है। चलो अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा ये सब टूट जाए और मैं कोई और फैसला कर लूं। ये अल्फाज किसी बारी हथौड़े की तरह हानिया के दिमाग पर गिरे। जहानी उसे आज तो छोड़ दिया था, लेकिन कल के लिए एक ऐसे खौफनाक इंतजार की सूली पर लटका दिया था जिसका तस्वुर ही उसकी जान निकालने के लिए काफी था। मौत से ज्यादा मौत का खौफ इंसान को मार देता है। जान ने बड़ी महारत से एक सख्त गैर हाकिम की तरह हानिया की नफ्सियात के साथ खेला था। हानिया ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया था। वो तेजी से उठी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने अपना भारी लहंगा समेटा और गिरती फिरती दरवाजे की तरफ भागी। कांपते हाथों से चुटकनी खोली और कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। जहर ने एक लंबा सांस लिया और बंद होते दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो अभी रोती हुई भागी थी। अचानक जैन के उस सख्त सर्द और गसीले चेहरे की तमाम दर्शक ने गायब हो गई और उसकी लबों पर एक इंतहाई दिलकश, नरम और तमानत भरी मुस्कुराहट उभर आई कि आंखों की वो सारी वहशत रफू चक्कर हो चुकी थी। वो जानता था कि हानिया बेहद डर गई है और यही वो चाहता था। उसे इस हवेली की दूसरी हासिल औरतों से बचाने के लिए उस पर अपना खौफ और अपना हक जताना चाहता था ताकि आइंदा कोई उसकी तरफ उंगली उठाने की जुर्रत ना करे। उसे मारना नहीं, बस उसे ये सिखाना चाहता था कि वो अब चौधरी जान की बीवी है। उसकी जिम्मेदारी है कोई आम लड़की नहीं जो यूं किसी के भी सामने खुद को गैर महफूज महसूस कर ले। उस मुस्कुराहट में हानिया के लिए एक अनकही सी नरमी और एक शौहर का वो रवायती हक छुपा था जिसे वो कल रात बड़े सुकून से अंदाज में जताने वाला था। दूसरी तरफ हानिया जब भागती औरतों के हिस्से में पहुंची तो उसकी हालत किसी सदमे के मारे हुए मरीज जैसी थी। उसका चेहरा गुस्से से भीगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और सांसें बुरी तरह से उखड़ी हुई थी। हवेली की औरतें जो उस वक्त दम साधे बैठी थी कि पता नहीं अंदर बंद कमरे में क्या क़यामत टूट रही होगी। उसे यूं बगैर किसी ज़ाहरी चोट के जिंदा सलामत वापस आता देख हैरान रह गई। उसकी वालदा भागती हुई बाहर आई और उसे फौरन से अपने गले लगा दिया। तनिया मेरी बच्ची, तू तू ठीक तो है ना? उस वसीले खान ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? उसने तुझे मारा तो नहीं? हने के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। उसके कानों में सिर्फ जान की वो आवाज गूंज रही थी कि कल रात में सारा बदला लूंगा। कजिन्स ने उसे घेर लिया और उसे फौरन वहां से हटाकर उसके कमरे में ले गई। वहां जाकर सब जब कजिन्स ने मर्दान खाने की खबरें और जान के गसीले की तफसीलात सुनाई तो हानिया का दिल और भी बैठ गया। हानिया, तू तो खुशकिस्मत है जो जान मैंने तुझे बगैर कुछ कहे छोड़ दिया। तुझे पता है मर्दान खाने में उसने हमजा के साथ क्या किया? वो तो इस वक्त गुस्से में किसी बिछड़े हुए शेर की तरह था। हवेली का कोई भी बंदा, हत्ता कि बड़े चाचू भी उसके सामने बोलने की जरूरत नहीं कर पा रहे थे। एक कजन ने सरगोशी करते हुए और आंखें फाड़ते हुए दूसरी कजन जो कि जरा मुंह फटती, उसे लुकमा दिया। अरे, उसे आज छोड़ा है तो कल थोड़ी छोड़ेगा। कल तो बकायदा रुखसती है। जान भाई इतनी जल्दी माफ करने वालों में से कहाँ है? वो तो एक कट्टर और अनाप्रस्त जागीरदार है। उनकी अना को जो ठेस आज पहुंची है ना, उसका एक एक कतरा कल रात इस बंद कमरे में जरूर वसूल करेंगे। अब तो बस दुआई है कि हानिया कल रात तेरी जान बच जाए। उस खौफनाक और डरावनी बातों ने खाने की लफ्तियात को मजीद खोखला करके रख दिया। वो सारी रात जागती रही, बिस्तर पर लेटी हुई बंद आंखों से छत को घूरती रही। उसके जहन में बार बार अपना वो रक्स और फिरजान की वो सर्द गजबनाक आंखें घूम रही थी। वो शदीद पछतावे की आग में जल रही थी। उसे सोचा कि उसकी तालीम, उसके ख्वाब, उसकी वो मासूम सी बगावत, सब कुछ उस एक वाक़े और उसके नादाम कदम की भेंट चढ़ चुका है। अब उसकी जिंदगी चौधरी जान के रहमो करम पर थी, जो देखने में एक वजीहा और पुरवकार मर्द था, लेकिन जिसके अंदर एक ऐसा जिद्दी और असूलों का पक्का इंसान बसता था जिसने हानिया की सारी आज़ादी और हंसी छीन ली थी।
वो खौफ से कांपती रही। उसे हर गुजरता हुआ लम्हा कल रात की उस सूली की तरफ ले जाता। वो महसूस हो रहा था उस रात हवेली के एक और कमरे में सिला भी बेचैनी से जाग रही थी। सिला जिसने वो वीडियो बनाकर ये सारी आग लगाई थी और हानिया की जिंदगी में जहर घोला था। इस इंतजार में थी कि अभी किसी भी वक्त वरदान खाने से हानिया की तलाक की खबर आएगी और हवेली में कहराम मच जाएगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि सरदार जान चौधरी जैसा गैरतमंद और गसीला इंसान कभी भी एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करेगा जिसका तमाशा उस तरह मर्दों तक पहुंच गया हो। सिला अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसकी आंखों में हानिया को जलीलो ख्वार होते देखने की एक खबीस और जहरीली सी चमक थी, क्योंकि उसने सिला का हक मारा था। जान मेरी मोहब्बत थी हानिया, तुम उसके साथ कैसे हो सकती हो? वो तल्खी से मुस्कुराए और उसे यकीन था कि कल सुबह कोई रुखसती नहीं होगी, बल्कि हवेली में लिली के सहन में हानिया की रुसवाई का बकायदा तमाशा लगेगा और जान उसे धक्के देकर हवेली से निकाल बाहर करेगा और इस तरह हानिया का सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। लेकिन जब अगली सुबह तरू हुई और हवेली में फिर से शादी की कहमा कहमी शुरू हुई तो सिला के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा अंडेल दिया। उसे मुलाजमा उसे खबर मिली कि चौधरी जान ने उक्ति की तैयारियों को मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया है और आज दोपहर को ही हानिया पूरे रवायती अंदाज में रुखसत होकर उसके कमरे में जाएगी। और ये खबर सुनकर सिला को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया हो। उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी हसद की आग उल्टी उसी के गले पड़ गई थी। ज़ियान ने हानिया को छोड़ा नहीं था, तलाक देना तो दूर की बात थी, बल्कि उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपना नाम देकर सबके सामने इज्जत देने वाला था। सिला सदमे और गुस्से से पागल हो रही थी। वो अपनी बाल नोचना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि हवेली में चौधरी जान के हाथ में फैसले के खिलाफ बोलने की किसी की औकात नहीं थी। हवेली को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। रिश्तेदारों की मुबारकबादें, खानों की खुशबुएं और हंसी मजाक का सिलसिला अरूज पर था, लेकिन सारे खुशगवार और रंगीन माहौल के बीचों बीच दुल्हन के कमरे में एक अजीब सी मातमी खामोशी छाई हुई थी। हाने को जब पॉलर वालियों ने अरूसी जोड़े में तैयार करके आईने के सामने बिठाया तो एक जीती जागती तस्वीर लग रही थी। सुर्ख रंग का इंतहाई कीमती और भारी रवायती काम वाला जोड़ा, माथे पर सजा झूमर, नाक में नथ और गले में चौधरियों का खानदानी तलाई हार, सब कुछ उसे किसी पराई रियासत की मलका का रूप दे रहा था। लेकिन उस मलका के चेहरे पर कोई खुशी, कोई चमक या दुल्हनों वाली कोई शर्मो हया नहीं थी। उसकी आंखें रात पर जागने और रात रोने की वजह से सुर्ख और सूजी हुई थी। सीने पॉलर वालियों ने मेकअप की मोटी तावों से छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। उसके हाथ और पांव किसी मुर्दे की तरह बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में हथौड़े की तरह बजती हुई सुनाई दे रही थी। वो जानती थी कि ये सुर्ख जोड़ा, ये जेवरात और ये सजावट उसके लिए किसी खुशी या नई जिंदगी का पैगाम नहीं, बल्कि जान की इस कैद का बकायदा आगाज है, जहां आज रात उसे अपने किए की सजा भुगतनी थी, जिसका वादा जान ने कल रात उस बंद कमरे में किया था। वो खौफ के मारे कांप रही थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं भाग जाए, कहीं छुप जाए। लेकिन वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि चौधरियों की उस आईनी हवेली से और ख़ास तौर पर उस जान की दस्तरस से भागना मौत को खुद को गले लगाने के मुतरादिफ था। वक्त तेजी से गुजरा और बिलाखिर वो भारी लम्हा आ गया जब मर्दान खाने से बारात अंदरून हवेली दाखिल हुई। जान सबसे आगे था। उसे सफ़ेद रंग का इंतहाई शानदार और रवायती शलवार कमीज पहन रखा था, जिस पर काली मखमली मखमल की वास्केट और सर पर चौधरियों का रवायती कुल्ला सजा हुआ था। वो बिला का वजीहा और मर्दाना बरवकार वजाहत का शाहकार लग रहा था। उसकी चोरी पेशानी, गहरी सी आंखें और चेहरे की वो मखसूस संजीदगी देखकर हवेली की लड़कियों की सांसें रुक गई। लेकिन जो चीज़ जब सबसे ज्यादा पुरस्कार और दिल दहला देने वाली थी, उस ध्यान के चेहरे पर मौजूद एक हल्की सी कंट्रोल्ड और इंतहाई पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट कल वाले तूफानी इस गुस्से की बिल्कुल जिद थी। सब रिश्तेदारों को लग रहा था कि जान के चेहरे पर यह सुकून किसी बहुत बड़े तूफान की आमद का पेशी खैमा है। वो मुस्कुराहट किसी आम दुल्हे की शर्मीली या खुशी वाली मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसे हाकिम की मुस्कुराहट थी जिसे मालूम था कि उसका शिकार अब मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में आ चुका है और अब कोई भी उसे इससे छीन नहीं सकता।
ज़ान चलता हुआ दुल्हन के सोफे तक आया। हानिया का सर झुका हुआ था। उसकी नज़रें सिर्फ अपनी मेहंदी लगे कदमों पर जमी थी। उसका पूरा वजूद हल्के हल्के लर्ज रहा था। ज़ान ने झुककर हानिया का कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत और गर्म हाथ में थाम लिया। हानिया को यूं लगा जैसे किसी ने उसकी नंगी बिजली की तार से उसे छू लिया हो। ज़ान की गिरफ्त में सख्ती नहीं थी, लेकिन एक ऐसी मजबूती, एक ऐसा हक और हाकमियत थी जो ये ऐलान कर रही थी कि अब ये लड़की सिर्फ उसकी है। उसे हानिया के हाथ को हल्का सा दबाया, जैसे उसे खामोश पैगाम दे रहा हो कि मैं आ गया हूं और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हवेली के बड़े बुजुर्गों ने आगे बढ़कर दुआएं दी, जरूरी रस्में अदा की गई और फिर रुखसी का वो दिलखराश लम्हा आ गया। हानिया फूट फूट कर रोते अपने माँ बाप और कजल्स के गले लगी। उसके ये आंसू वालदैन से बिछड़ने के रवायती गम से कहीं ज्यादा उस नामालूम खौफ और दहशत के थे जो अब उसे जान के तन्हा कमरे में बर्दाश्त उसे करना था। हवेली के उस हिस्से में जो खास तौर पर जान की रहाइश के लिए मखसूस था और जहाँ आम मुलाजमिन या औरतों का गुजर बहुत कम होता था, आज एक अजीब सी खामोशी और पुरस्रारियत छाई हुई थी। जान हानियों को लिए उस तवील राहदारियों से गुजर रहा था जिसकी दीवारों पर लगी कदीम लैंप एक मध्यम और सुनहरी सी रोशनी बिखेर रहे थे। हानि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अभी उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो इस बंद कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहां जान ने उसका सारा गुरूर खाक में मिलाने की कसम खा रखी थी। बलाखिर वो भारी बलूत का दरवाजा आया और जान ने उसे खोल कर हानिया को अंदर जाने का इशारा किया। कमरे के अंदर का मंजर कल रात वाले तारीख अकूबियत खाने जैसा नहीं था, बल्कि आज उसे सुर्ख गुलाबों की मोतिया की लड़ियों और मध्यम रोशनी से एक रवायती और इंतहाई खूबसूरत सेज का रूप दिया गया था। लेकिन हानिया की आंखों में उन फूलों की खूबसूरती नहीं, बल्कि अपने इल्जाम का खौफ बसा था। हानिया दबे कदमों चलती फूलों से सजे उस बड़े से बेड के बीचों बीच जाकर सिमट कर बैठ गई। उसे अपना भारी घूंघट चेहरे पर गिरा लिया, लेकिन उस घूंघट के अंदर उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और वो मुसलसल कांप रही थी। दरवाजा बंद होने और लॉक होने की मखसूस क्लिक की आवाज हानिया के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी थी। जान ने दरवाजा लॉक किया और अपनी बास्केट के बटन खोलते उसे उतार कर एक कुर्सी पर रख दिया। उसे अपने सर से रवायती गुलाबी उतारा और अपने घने स्याह बालों में हाथ फेरते हुए खाने की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे में छाई हुई पुरसुकून और भारी खामोशी सिर्फ जान के कदमों की आहट से ही टूट रही थी। हनी ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। जान उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हानिया को अपने वजूद के गिर्द जान की वो मखसूस मर्दाना खुशबू और उसकी जलाल की तपिश महसूस होने लगी थी। जान ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और हानिया का सुर्ख भारी घूंघट पीछे की तरफ उलट दिया। हानिया का चेहरा आंसुओं से तर था। उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें और कांपते हुए लब इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो गुज़श्ता रात से किसी ज़हनी अज़ियत का शिकार थी। जान उसके पास बेड पर बैठ गया और उसने हानिया की तरफ देखते हुए अपना दायां बाजू बेड के क्राउन से यूं टिकाया जैसे वो बड़े इत्मीनान से किसी शिकार का जायजा ले रहा हो। तो जहन की गहरी पाटदार और तंजिया मुस्कुराहट में डूबी हुई आवाज ने कमरे का सुनाटा तोड़ा। कहाँ से शुरू करें? आज कौन सा गाना लगाया जाए? कल तो तुमने अपने शौक और अपनी मर्जी का गाना चुना था। आज किसी धुन पर नाचना पसंद करोगी मेरी दुल्हन? ये अल्फाज हानिया के दिल पर किसी नश्तर की तरह लगे। उसका अंदाज हद दर्जा तंज लिए हुआ था। हानिया ने तड़प कर अपनी आंखें खोली। उसके अंदर की वो सहमी हुई लड़की एक लम्हे के लिए बिलबिला उठी। आप आप तो मुझसे ऐसे बात करें जैसे मैं कोई नाचने वाली हूँ। हानिया की आवाज रोते हुए भर आई थी। उसने कांपते हाथों से अपने दुपट्टे के किनारे को मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वीडियो बनेगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने तौबा कर ली है। मैं आज के बाद कभी किसी के सामने नहीं नाचूंगी। मुझे सजा मत दे जान, मैं मर जाऊंगी। आने की वो मासूम इल्तिजा, उसका वो गिड़गिड़ाना और उसके आंसू जहन के अंदर उस सख्त गेर और गसीले खोल को लम्हा ब लम्हा पिघला रहे थे। जहन को पत्थर देव दरिंदा नहीं था, वो तो बस एक गैरतमंद और अपनी मोहब्बत के मामले में हद दर्जा पोजेसिव इंसान था। हानिया ये समझती थी कि इनका निकाह महज एक वक्ती समझौता था जो उसकी पढ़ाई के लिए किया गया था। लेकिन वो चौधरी जान के उस खामोश और गहरे इश्क से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थी।
जो उसने निकाह के पहले दिन ही अपने दिल में छुपा रखा था। जान ने हानिया के कांपते हुए दोनों हाथों को अपने मजबूत और गर्म हाथों में थाम लिया। हानिया उस अचानक लम्स पर लर्ज उठी। उसे डर कर अपने हाथ पीछे खींचे और लेकिन जाल की गिरफ्त मजबूत थी। ताहम उसने उसकी गिरफ्त में कल रात जैसी वहशत या गुस्सा नहीं देखा था, बल्कि एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ और नरमी थी। हानिया, ज़ियान की आवाज़ अचानक बदल गई। उसमें से वो तंज, वो गुस्सा और वो हाकमियत गायब हो गए। उसकी जगह एक ऐसे लहजे ने ले ली जिसमें बेपनाह मोहब्बत, गहराई और एक शौहर का मान छुपा था। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कल गुस्सा किस बात पर आया था? क्या मुझे इस बात पर गुस्सा आया था कि तुम खुश थी, या इस बात पर कि तुम मेहंदी में अपनी कजन्स के सामने डांस कर रही थी? नहीं हानिया, मुझे गुस्सा इस बात पर था कि मेरी बीवी, मेरी मनकूहा, जिसके साथ के लिए मैं कब से तरसा हुआ हूँ, उसकी दिलकशी, उसका वो रक्स और उसके जिस्म के खुदुखाल कोई और मर्द अपनी कमीनी नजरों से देख रहा था। आनिया ने हैरत और सख्ते के आलम में जायान की उन गहरी सी आंखों में देखा जिनमें अब गुस्से की बजाय एक बेपनाह चाहत और मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। जायान ने हानिया के हाथों को हल्का सा चूमा, जिस पर हानिया की सांसें जैसे हलक में ही रुक गई थी। चौधरी जान का गुस्सा उसकी आना का नहीं, उसकी गैरत और उसकी मोहब्बत का मसला था। जान ने अपना हाथ बढ़ाकर हानिया के आंसू साफ किए। मैं दरिंदा नहीं हूँ हानिया, मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर हूँ, वो इंसान जो तुमसे उस दिन से मोहब्बत करता है जिस दिन तुमने मेरी तमाम तर हाकमियत के बावजूद मुझसे बगावत करके यूनिवर्सिटी जाने की जिद की थी। मुझे तुम्हारी उसी जिद, तुम्हारी उसी अल्हड़पन से मोहब्बत हुई थी। वो निकाह मेरे लिए कोई कागजी कार्रवाई या मजबूरी नहीं था, वो मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला था। और जब मैंने कल मर्दान खाने में उन गलीज मर्दों को तुम्हारी इस खूबसूरती पर तबसरा करते सुना, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो मेरा दिल किया कि मैं उस पूरी हवेली को आग लगा दूं। हानिया के चेहरे पर, जहन पर छाई हुई खौफ के सारे बादल जुटने लगे थे। वो जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक जालिम और बेहिस इंसान समझ रही थी, वो तो उसका सबसे बड़ा मुहाफिज और एक ऐसा आशिक निकला जो अपने मोहब्बत के इजहार के लिए भी गुस्से और रूप का सहारा लेता था। हानिया की हिचकियां थम गई। उसके अंदर की वो बगावत और डर एक अजीब से तमानित और शर्म में बदलने लगा। कल तुमने जो किया वो नादानी थी, जान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। उस नादानी की सजा मैं तुम्हें कल रात ही देती थी, जब मैंने तुम्हें खौफ के उस समंदर में तन्हा छोड़ दिया था। मैं जानता था तुम डर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें सवेली की खलीज सियासत और यहाँ के हासद लोगों से बचाने के लिए वो डर देना चाहता था, ताकि तुम मोहतात हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया आनिया, पहली और आखिरी गलती समझकर दरगुजर कर दिया। आनिया ने बेसाख्ता एक लंबी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आई हो। उसे सोचा भी नहीं था कि इस सरदार जहान चौधरी इतना नर्म और इतना समझदार भी हो सकता है। जहान चलता हुआ कमरे के कोने में रखे जदीद म्यूजिक प्लेयर की तरफ गया और उसने इसका स्विच ऑन कर दिया। कमरे में एक इंतहाई मदम और रोमानवी, दिल को छू लेने वाली धुन गूंजने लगी। हानिया फिर से चौंकी। सान वापस उसके पास आया, उसने अपना हाथ हानिया के सामने कर दिया। उसके होंठों पर अब एक इंतहाई दिलकश और शरारती मुस्कुराहट थी। कल तुम अकेले नाच रही थी, तुमने खैरों के सामने रक्स किया था। जान का लहजा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसमें एक रोमानवी चाशनी थी। आज मेरी शर्त है, आज तुम रक्स करोगे, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ, और सिर्फ मेरे लिए। हानिया के गालों पर हया की गहरी सुर्खी छाई थी। उसका वो सारा खौफ, वो सारा डर जो पहले 24 घंटों से उसके असाब पर सवार था, अब मोहब्बत और एक खूब खूबसूरत से एहसास में बदल चुका था। उसे काम था, लेकिन पुरएतमाद हाथों से अपने हाथ जान के हाथ में दे दिए। जान ने उसे बेड से खड़ा किया। उसके बाहरी लहंगे के बावजूद उसने हानिया को एक इंतहाई नरमी से अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। हानिया का सर जान के चौड़े सीने के बिल्कुल करीब था। वो जान के दिल की धड़कनें सुन सकती थी, जो इस वक्त सिर्फ उसके लिए धड़क रहा था। मधम मौसीकी, सुर्ख गुलाबों की खुशबू और बंद कमरे की उस तन्हाई में जान ने हानिया के साथ एक इंतहाई पुरवकार और खूबसूरत मचलना डांस शुरू किया। हानिया जो कल तक उस डांस के नाम से कांप रही थी, आज जान की बाहों में खुद को दुनिया की सबसे महफूज और खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। जान का करीब आना, उसका वो मजबूत लम्स और उसकी आंखों में छलकती हुई बेपनाह मोहब्बत, हानिया के अंदर के सारे शिकवे, सारे डर भस्म कर चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब में हो,
जान ने रक्स के दौरान ही हानिया को अपने मजीद करीब किया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। ये सिर्फ एक भरोसा नहीं था, बल्कि एक शौहर की तरफ से अपनी बीवी को दिया गया वो मान और वो तहफ़्फ़ुज़ था, जिसने उनके दरमियान में मौजूद हाकिमियत और बगावत की हर दीवार को गिरा दिया था। हानिया ने शर्मा कर अपना चेहरा जान के सीने में छुपा लिया और फिर मोहब्बत और सुकून के समंदर में डूबते दोनों एक जान हो गए। रात का वो तूफान जो हानिया के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, एक बेहद खूबसूरत और रोमांचक सुबह में तब्दील हो चुका था। अगली सुबह जब हानिया की आंख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी की किरणें फैली हुई थी। सान उसके पास नहीं था, लेकिन तकिए पर रखे हुए एक सुर्ख गुलाब इस बात का सबूत था कि कल रात जो कुछ हुआ वो कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक खूबसूरत हकीकत थी। हानिया ने वो गुलाब उठाया और उसके चेहरे पर एक ऐसी खिलखिलाती मुस्कुराहट उभरी जो पिछले 6 महीनों में कभी नहीं आई थी। वो जल्दी से उठी और वलीमे के लिए तैयार होने लगी। दूसरी तरफ हवेली के बैरूनी हॉल में वलीमे की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। जान मुकम्मल तौर पर तैयार अपने मखसूस रवायती लिबास में मलबूस मर्दान खाने की तरफ जा रहा था कि अचानक राहदारी में उसका सामना सिला से हुआ। सिला, जिसकी आंखों के नीचे काले हल्के पड़े हुए थे और जिसका चेहरा हसरत और नाकामी की वजह से बुझा हुआ था। जैन को देखकर ठटक गई और रास्ता बदलने लगी, लेकिन जैन की भारी और सर्द आवाज ने उसके कदम वहीं जमा दिए। रुको सिला। जैन चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी आंखों में वो मोहब्बत और नरमी जो हानिया के लिए थी अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गजबनाक हाकिम ने ले ली थी। तुम्हें क्या लगता था कि तुम हानिया की वो वीडियो बनाकर किसी और के फोन में मुझे भिजवाओगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? सिला का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। वो कांपने लगी। जान सही मैंने कुछ नहीं। वो हकलाई, बकवास बंद करो अपनी। जान ने अपनी आवाज को नीचा लेकिन इंतहाई खतरनाक रखते हुए कहा, चौधरी जान की हवेली में पता भी हिलता है तो उसकी खबर मुझ तक पहुंचती है। मुझे कल रात ही पता चल गया था कि वीडियो किसने बनाई और किसे भेजी। तुमने मेरी बीवी की इज्जत को खतरे में डाला। तुमने मेरी गैरत के साथ खेलने की कोशिश की। मेरे दिल मेरा दिल कर रहा है कि मैं कल रात ही तुम्हें इस हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं अपनी और इस खानदान की इज्जत का लिहाज कर रहा हूँ। सिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सारी साजिश उस अब बेनकाब हो चुकी थी। तुम हानिया से हसद करती हो ना? तुम चाहती हो कि मैं उसे तलाक दे दूं और तुम्हें अपना लूं? जहन ने हकारत से सिला की तरफ देखा। सुन लो सिला, अपनी इस हासिल दिमाग में बिठा लो, मोहब्बत और मुकाम साजिशों और चालों से नहीं हिलते। हानिया मेरी मनकुहा है, मेरी मोहब्बत है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। मेरे दिल में और इस हवेली में हानिया के सिवा किसी और की कोई जगह नहीं। अगर आज के बाद तुमने मेरी बीवी की तरफ आंख उठा कर भी देखा या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश करने की जुर्रत की, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे चचा की बेटी हो। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम जिंदा रहने की दुआएं मांगोगी। जान की उस वार्निंग ने सिला की रूह तक को जलाकर राख कर दिया था। उसकी सारी उम्मीदें, उसका सारा हसद अपने खून में लिपट हो चुका था। वो बगैर कोई लफ्ज बोले खामोशी से अपने आंसू बहाती हुई जिल्लत और रसवाई का तोप पहने वहां से चली गई। जान ने उसे जाते हुए देखा और फिर एक पुरसुकून सांस लेते वापस अपने कमरे की तरफ पलट गया। कमरे में हानिया वलीमे के खूबसूरत लिबास में तैयार हो चुकी थी। वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जैन को अंदर आते देख उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। जैन मुस्कुराता उसके पास आया और उसने अपनी जेब से एक ब्राउन रंग का बड़ा सा लिफाफा निकाल कर हानिया की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? हानिया ने हैरत से लिफाफा पकड़ते हुए पूछा। खोल कर देख लो। जैन ने नरमी से जवाब दिया। हानिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसके अंदर शहर की सबसे बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटी के दाखिला फॉर्म थे, फीस की रसीदें और हानिया के नाम का एडमिशन लेटर मौजूद था। हानिया के आगे खुशी और सदमे से खुली की खुली रह गई। वो बेयकीनी से कभी उन कागजात को देखती और कभी सान को। लेकिन आपने तो कहा था कि मेरा ठिकाना सिर्फ आपका कमरा होगा। दादा जान भी खिलाफ थे मेरे एमफिल करने के। हानिया की आवाज खुशी के मारे कांप रही थी। जान ने हंसकर उसकी गाल को छुआ। वो तो मैंने तुम्हें डराने के लिए कहा था, मेरी जिद्दी लड़की। तुम्हें क्या लगा चौधरी जान इतना जालिम और रूड है कि अपनी बीवी के अपनी मोहब्बत की ख्वाब छीन लेगा? एक पढ़े लिखे खान की बीवी भी हाई क्वालिफाइड होनी चाहिए।
और शरारत से बोला, दादा जान को मैंने मना लिया है, तुम पढ़ोगी, जितना चाहो उतना पढ़ोगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में अब तुम्हारे साथ मेरी घाट नहीं बल्कि तुम्हारा शौहर हो जाया करेगा। हानिया की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े थे। उसने वो लिफाफा एक तरफ रखा और बेसख्ता आगे बढ़कर जान के गले लगी। उसकी सारी बगावत, सारी जिद और जान की इस लाजवाल मोहब्बत के आगे सर तस्लीमें खम कर चुकी थी। जान ने मुस्कुराते उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वैसे एक बात है, जान ने हानिया के कान में सरगोशी करते हुए एक शरारती सा लुकमा दिया, तुमने तौबा तो कर ली है कि अब किसी के सामने नहीं नाचोगी, लेकिन मेरे लिए वो तौबा काम नहीं करेगी। मेरे सामने तुम्हें रोज इसी तरह मुस्कुराना और मेरे दिल के तारों पर रक्स भी करना होगा। मंजूर है? खसीले खान की बेगम। हानिया ने जान की बाहों के इसार में अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हया, मोहब्बत और एक नई जिंदगी की चमक थी और वो खिलखिलाकर हंसती। मंजूर है, सरदार जान चौधरी। उसकी इस हंसी ने कमरे के माहौल को महका दिया था। उन दोनों की मोहब्बत का वो सफर जो मजबूरी, गुस्से और बगावत से शुरू हुआ था, अब एक खूबसूरत, मुकम्मल और सच्चे रिश्ते में ढल चुका था। और ये उनकी जिंदगी का वो ही महकता हुआ इश्क था